आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रखा है, एडिशन रिएक्शन पढ़ रखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अगली रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास हेडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने का तरीका देखेंगे कि आखिरकार हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैसे। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमारे पास मेनली होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपको कहाँ पर किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले होती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरीके से आपके पास एडिशन रिएक्शन तीन तरीके से होती थी, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन भी तीन तरीके से होती है। फिर होती है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लास्ट में आपके पास होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें जो यहाँ पर पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सर बाकी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर जब एरोमेटिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में ख़त्म करूँगा, है ना, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में। तो ये तो हमारे पास दो अलग सेपरेट पोर्शन हो चुके हैं। तो हमारे पास अभी जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें किस तरीके से पढ़ना है और फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझाता हूँ, या ज़्यादा अच्छे से कह सकता हूँ मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझाऊंगा और फिर हम अपने टॉपिक को कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसको पढ़ने के हमारे पास दो जगह होती है। एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन एटम। इस बात को जरा आप ध्यान देना, एट सैचुरेटेड कार्बन एटम। अब सैचुरेटेड कार्बन एटम, एट सैचुरेटेड कार्बन एटम नहीं, आप ऐसे बात कर सकते हो एट सैचुरेटेड एटम, ठीक है। एक तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड एटम। अब यहाँ पर इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहला होता है एल्काइल हैलाइड, या फिर आप जिसको हेलोएल्केन भी कहते हो, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे। दूसरा जो आपके पास होता है वो क्या होता है? एल्कोहल होता है। और तीसरा आपके पास होता है ईथर। ये तीनों ही आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या यूँ कह लो सबस्ट्रेट होते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। जो दूसरा हमारे पास जगह होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कार्बन, एट कार्बोनिल कार्बन। अब अगर मैं कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेनली हमें जो स्टडी करना है, एक तो एसिड पर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक हम स्टडी करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स पर। आपको एसिड का मतलब पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। और एसिड डेरिवेटिव्स कितने होते हैं? 4। बताइए कौन कौन से? एक तो होता है आपके पास एसिड अमाइड, अगला एक होता है आपके पास एसिड एस्टर, ये सारे ही हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फिर एक होता है एसिड एनहाइड्राइड और एक लास्ट में होता है हमारे पास एसिड अमाइड। तो इन चारों ही डेरिवेटिव्स की हम केमिस्ट्री यहाँ पर सीखेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास केस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कार्बन, इसमें हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं SNAE। अभी मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार SNAE का मतलब क्या है। देखो, S स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन की जगह और N स्टैंड करता है न्यूक्लियोफिलिक की जगह। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, कैपिटल S और यहाँ पर पैरों के पास N। ये जो तरीका होता है ये तरीका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखने का होता है। आगे यहाँ पर क्या लिखा है? AE लिखा है। A फॉर होता है एडिशन और E फॉर होता है एलिमिनेशन। मतलब पहले कुछ ऐड हुआ होगा और फिर बाद में कुछ एलिमिनेट हुआ होगा, ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी एकदम स्टार्टिंग है। तो ये तो हमने बात कर चुकी है। तो हम लोग एक तरफ से सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्किल हैलाइड के केस में पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल के केस में पढ़ेंगे और फिर ईथर के केस में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। फिर लास्ट में अगर कुछ मिसलिनियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो हम वो भी स्टडी कर लेंगे। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार हमारे पास
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही क्या है, इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। आप सभी लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, वहां पर अगर एक प्लेयर आउट होता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह हटकर दूसरा जगह ले लेता है। तो अगर मैं एक रिएक्शन बताऊं, सिंपल रिएक्शन हमारे पास Rx है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर नेगेटिव है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट हम समझ सकते हैं। और सामने से हमारे पास कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल ही क्यों आया, ये तो बहुत बेसिक बात है। हमेशा वही आपका क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जो कि क्या होता है, अपोजिट पोलैरिटी का होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और सामने ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच आया। इसने क्या किया, इस वाले सेंटर पर अटैक किया और यहाँ से X को बाहर निकाल दिया, और आपके पास फॉर्मेशन हो गया कुछ इस तरीके से RNU प्लस X माइनस। तो ये जो बाहर निकला है इसी को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। और जिसने अटैक किया है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। तो आप इस रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ सकते हो। अगर इलेक्ट्रोफिलिक की बात करूंगा तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। अगर मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा तो वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, जो कि हम एरोमेटिक केमिस्ट्री और फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में बारी बारी करके स्टडी करेंगे। ये वाली बात हो चुकी है। तो कुल मिला के अगर मैं इस ही का एग्जाम्पल ले लूँ, CH3Br, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस Br माइनस। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको यही बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अब आपकी कनेक्टिविटी बैठनी चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सबस्ट्रेट के बारे में, और फिर आपको अच्छे से पता होना चाहिए लीविंग ग्रुप के बारे में, और फिर आपको अच्छे से पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में। जब आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छे से होगी तो आप किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्यों, अगर आपके पास यहाँ पर लिविंग ग्रुप ही मौजूद नहीं है अच्छा वाला, तो ये वाला इस पर अटैक करके इसको बाहर भी नहीं निकाल पाएगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स आपको ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है तो इसकी लिवेबिलिटी होती है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में फिट बैठनी चाहिए, मतलब इसके जाने की इच्छा होनी चाहिए और इसके आने की इच्छा होनी चाहिए। यही कहीं ना कहीं आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स होती है। अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करता हूं तो वहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या होती थी, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट होता था। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर सैचुरेटेड सिस्टम में ही चेंज हो रहा है, कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन सर आखिरकार ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स हम कह सकते हैं इसके बाहर जाने की चाहत और इसके यहाँ पर अंदर आने की चाहत, ये जो दोनों आपस में इनके कोरिलेशन के साथ चीज़ें बैठेंगी, फिट बैठेंगी, उसी ही को हम बोलेंगे वहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। क्या आपको सबसे पहले समझ में आ गया कि मैं आपको किस तरीके से पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। 3 तरह की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग 2 जगह स्टडी करने वाले हैं। एक तो हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड एटम पे और एक हम स्टडी करेंगे कार्बोनिल कार्बन पर, जिसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया SNAE। ये भी हमारे पास टाइप्स में आती है। फिर मैंने आपको यहाँ पर पूरा मतलब समझाया कि आखिरकार हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब अगर मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल और पूछता हूँ, मैं उल्टा लिखता हूं CH3OH और यहां पर लिखता हूं Br-। फॉर एग्जाम्पल यही सब बातें हमें सीखनी है इस पूरे के पूरे चैप्टर के दौरान। CH3OH और यहां पर आपके पास क्या है, Br- है। इस Br- ने यहाँ पर अटैक किया और OH बाहर निकल गया। तो सर यहाँ पर भी तो ऊपर जैसा ही हो रहा है कि यहाँ पर OH- को बाहर निकाल के Br- आ रहा है। तो सुनिएगा, ये आपको देखने में तो ऊपर की तरह जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
अब ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैंने बोला कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है दो बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात लीविंग ग्रुप की लीवेबिलिटी, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ लीविंग ग्रुप की क्या होती है, लीवेबिलिटी होती है कि वो कितना आसानी से या कितना जल्दी लीव कर जाए। और आखिरकार लीविंग ग्रुप होता ही क्या है ये भी स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कि कितना आसानी से कितना अच्छे से वो जल्दी से अटैक करे, ये सारी बातों पे हमारे पास डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर हम लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, ये सारी बातों को एक एक करके समझते हैं और फिर हम एक सीक्वेंस में अपनी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, कुछ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी सीखेंगे और कुछ बेहतरीन से एग्जांपल्स करेंगे जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, टाइप्स देखना है कि इनके हमारे पास टाइप्स कितने होते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है SN1। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, कैपिटल S और यहाँ पर पैरों के पास N, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, N को पहले पढ़ेंगे S को बाद में पढ़ेंगे। तो ये होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपका दर्शाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, SN1। ये जो 1 है ये आपकी मॉलिक्युलरिटी दिखाता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे SN1 का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर। जिस तरीके से ये आपके पास लिखा हुआ है जस्ट इसको उल्टा पढ़ते हैं। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। जो हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमारे पास होती है SN2, है ना। फिर से वही है, 2 का मतलब यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी बताती है। ये सारी बातें हम लोग ध्यान से और बहुत अच्छे से सीखेंगे। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो होती है हमारे पास SNI, SN2, SN1 और हमारे पास फिर क्या होता है SNI। अब देखो SNI को पढ़ने का तरीका क्या होगा, I स्टैंड फॉर होता है इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरनल या फिर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर भी हम लोग इसकी डिटेल मैकेनिज्म बात करेंगे और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर हमारे पास एक फेमस रिएक्शन होती है SNNGP या फिर आप सिर्फ NGP रिएक्शंस बोल सकते हो। ये भी आपके एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल होते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है आपके पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। स्पेलिंग सही करते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और ये जो हमारे पास रिएक्शन है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये रिएक्शन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस है लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एकदम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार रिएक्शन कैसे होती है। इसके बाद हमारे पास जो एक रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास SNAE। मैंने आपसे बात की थी अभी SNAE को, जस्ट मैंने अभी पुराने समय में बताया था आपको, थोड़े से क्या बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसमें देखना ध्यान से। ये होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। इसको थोड़ा पढ़ने का तरीका ध्यान से देखो, वाया एडिशन एलिमिनेशन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा लेकिन सबसे पहले कुछ ऐड हो रहा होगा और ऐड होने के बाद कुछ एलिमिनेट होगा, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग अपने जितने भी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उस एसिड के डेरिवेटिव्स में इस पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। एसिड के डेरिवेटिव्स बोले तो एसिड हैलाइड, एसिड एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड अमाइड। अब हमारे पास जो एक और रिएक्शन होती है वो होती है SNEA। अब ये आखिरकार SNEA क्या होती है, तो जिस तरीके से यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन था वहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन एडिशन। ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन
एडिशन, मतलब पहले कुछ क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है और बाद में ऐड हुआ है। एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म में, और बेंजाइन मैकेनिज्म को मैं आपको कहाँ पढ़ाने वाला हूँ, एरोमेटिक केमिस्ट्री में। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं, सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ एक एक, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के सारे टाइप्स होते हैं जो कि आपको मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ानी है। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ मिसलिनियस बात करता हूँ तो एक हमारे पास होती है SN1 प्राइम और एक होती है हमारे पास SN2 प्राइम, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हायर लेवल के टॉपिक हैं। तो हम वो टॉपिक लेके चल रहे हैं जो ऑलमोस्ट IIT JEE वाला बच्चा, नीट वाला बच्चा, जैम वाला और इवन जो गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी एक साथ एक फ्रीक्वेंसी में देख सके लेक्चर्स को, ठीक है। ये वाला मैं आपको हायर एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारे पास पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो NGP रिएक्शन है, और आपका जो भी बेस तैयार होगा वो बेस आपका SN1 और SN2 की वजह से तैयार होने वाला है। ये आपका एकदम बेसिक है। अगर आप SN1 और SN2 सीख जाओगे तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठे करते हैं पुराने वाले टॉपिक्स को कनेक्ट करके, और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या बातों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए अपने सबस्ट्रेट के बारे में। अब सबस्ट्रेट का मतलब आपको पता ही है अच्छे से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो हम एक एक करके सारी बातें करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से जहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले आपको एल्काइल हैलाइड या जिसको आप हेलो एल्केन भी कहते हैं उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये आपके पास कैसा होता है, RX होता है। X मतलब क्या होता है, हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वहीं पर आपके पास एल्काइल हैलाइड के बाद क्या होता है, एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के स्ट्रक्चर क्या होता है, ROH होता है। फिर हमारे पास ईथर होता है, और ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ROR होता है। और फिर हमें आइडिया होना चाहिए एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में, क्योंकि इन सब जगह ही हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। बात समझ में आ रही है? अब सबस्ट्रेट के बाद जो हमें अगली बात ध्यान रखनी है वो है हमारा रिएजेंट, और इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स में सबसे पहले आते हैं लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, दूसरे आते हैं नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, तीसरे आते हैं पाई बॉन्ड सिस्टम कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी बातें आती है आपके पास। तो हमने ये डिटेल में ये सारी बातें कहाँ पर पढ़ रखी हैं, GOC। जब मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से सिखा रखा है। और न्यूक्लियोफाइल से जो एक टर्म एसोसिएट होता है वो टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली बात भी मैंने आपको GOC में, बेसिक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर्स में बता रखी है। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिगार्डिंग आइडिया क्या होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, आपके पास क्या है, H2O है, और आपके पास क्या है, OH माइनस है। मेरा सवाल आप लोगों से इतना है कि बताइए H2O और OH माइनस में ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। देखो, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन बात आ रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी की कि आखिरकार कौन ज़्यादा आसानी से कार्बन पर अटैक कर सकेगा। तो हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है, या यूँ कह लो, इससे जो हमने H+ हटाया होगा तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। किसी से भी अगर हम H+ हटा के उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बेस हमेशा ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। तो हम बोलेंगे इसकी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इससे। ये पहली बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपके पास क्या है, SH- है और आपके पास क्या है, OH- है।
अब मैं इस वाले केस में आपसे पूछता हूं ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका डोनेशन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे सल्फर का साइज बड़ा है क्योंकि दोनों पीरियड के एलिमेंट नहीं ग्रुप के हैं, और ग्रुप में हम लोग नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, साइज। तो हम बोलेंगे इस ही का हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, और जहां पर आप हो जाओगे गलत, क्योंकि यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, हम यहाँ पर फजांस रूल वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे और हम बोलते थे जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कब होता है, जब हमारे पास साइज ऑफ एनायन क्या होती है, बड़ी होती है, तो वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देगा सामने वाले कैटायन की तरफ, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिगार्डिंग आनी चाहिए, और मैंने जीओसी में खत्म कर रखा है, आपका काम है इन सबको पहले अच्छे से देखना। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए सॉल्वेंट्स का, ये तो बहुत जरूरी है। मैंने आपको सॉल्वेंट्स पढ़ाए थे, और सॉल्वेंट्स में मैंने आपको दो सॉल्वेंट्स पढ़ाए थे। एक आपके पास सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, और एक आपके पास कौन से सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो इन दोनों का जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट करते थे, और आपको एग्जांपल भी याद है, इसमें वाटर वगैरह एग्जांपल हो जाएंगे, इसमें बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, ये सब होते थे। अब जो पोलर सॉल्वेंट होते थे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। एक होता था आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता था आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता था आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो ये जो प्रोटिक और एप्रोटिक वर्ड है ये कहीं ना कहीं आपका एसिडिक एच से संबंधित है। प्रोटिक मतलब होता है जहां पर आपके पास क्या हो, एसिडिक एच मौजूद हो। एग्जाम्पल, आपके पास वाटर है, आपके पास इस तरीके से अमोनिया है, अमोनिया की बात कर सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर NH H, यहाँ पर सल्फर है, H2S है। तो इन सभी केसेस में ये जो H हैं सारे के सारे H क्या हैं, एसिडिक H हैं। तो हम बोलेंगे ये कैसे सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वहीं पर अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करता हूँ तो CH3 H डबल बॉन्ड O CH3 और HC डबल बॉन्ड O N Me और यहाँ पर Me, इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, सॉल्वेंट्स का आइडिया आपको होना चाहिए, जो कि मैंने पहले जीओसी में पढ़ा रखा है। ये वाला भी टॉपिक हमने जीओसी के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो बेसिकली जीओसी हम लोग पढ़ते ही क्यों है, हम वो सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि हमारे आने वाले टॉपिक्स में इंटरकनेक्ट होंगे और लगने वाले हैं एज अ एप्लीकेशन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब एक जो लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, उस टॉपिक का नाम है लीविंग ग्रुप। उस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, लीविंग ग्रुप। तो अब हम लोग लीविंग ग्रुप के ऊपर ही बात करते हैं कि सर आखिरकार ये लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, और लीविंग ग्रुप किस तरीके से हम पता कर पाएंगे कि ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब सर अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है और बुरा लीविंग ग्रुप कौन है। मतलब लीविंग ग्रुप तो आपको जानना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी बात जो जाननी है कि सर अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है और बुरा लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्योंकि इसी ही बात पे हमारी रिएक्शन डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो बाहर निकलना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए। अगर वहां पर बुरा लिविंग ग्रुप होगा तो वह बाहर ही नहीं निकलना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा सा इच्छुक कम रखेगा अटैक करने का, तो रिएक्शन भी हमारी नहीं होगी। तो होल जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो लिविंग ग्रुप और कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है। बाकी सॉल्वेंट भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो मेन हीरो हैं, मेन सुपरस्टार हैं, वो आपके पास यही दो हैं। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक बात कर लेते हैं लिविंग ग्रुप, और फिर हम बात करते हैं उसी की लीवेबिलिटी की। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लिविंग ग्रुप के बारे में। देखो अब हम बात कर लेते हैं अपने लिविंग ग्रुप के बारे में। देखो अगर हम लिविंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आखिरकार लिविंग ग्रुप को हम पहचानते कैसे हैं। तो हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, RH है और सामने क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो इस पर क्या है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इसको हम बाहर निकाल देंगे।
और आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा RNU प्लस X माइनस। ये जो बाहर निकला है इसी को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। अब सबसे पहली बात कि लीविंग ग्रुप होते क्या है, हम बोल सकते हैं यह वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। सबसे पहली बात ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ कि आखिरकार लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। यह वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर वह अकोमोडेट करना चाहते हैं नेगेटिव चार्ज को, या फिर ऐसे कह लो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। अब सवाल यह है कि सर अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा और पुअर लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो हम एक बात समझेंगे कि जो भी हमारे पास वीकर बेस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी हमारे पास वीकर बेस होते हैं वो सभी हमारे पास क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब वीकर बेस हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, ये बात आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीकर बेस अगर होंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं कर रहा सामने वाले को, और जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रखते हैं अपने ऊपर उन्हीं को तो हम बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। तो आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद करिएगा कि जब भी आपसे डिफरेंट आ जाएं लिविंग ग्रुप्स की लिविबिलिटी चेक करने के लिए, तो आप वहाँ पर उसका बेसिक नेचर चेक करो। जो सबसे वीक बेस होगा वो आपका क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब मैं कुछ अगर एग्जांपल की बात करता हूं आपके पास, तो देखो आपके पास एक होता है CF3SO3 माइनस, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट आयन। ये हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं टोसाइलेट की। टोसाइलेट हमारे पास क्या होता है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है CH3, ये होते हैं हमारे पास टोसाइलेट। तो ये सारे के सारे हमारे पास अच्छे लिविंग ग्रुप या ऐसे कह लो सुपर लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। तो मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताइएगा यहाँ पर लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी का ऑर्डर। देखो लिवेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन कितना आसानी से लीव कर जाए सिस्टम से। तो आपके पास यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा लिया S और यहाँ O माइनस, और यहाँ पर मैंने लगा दिया NO2। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लगा दिया इस तरीके से S डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ लगा दिया मैंने Br। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ S डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ मैंने लगा दिया CH3। देखो सबसे पहले अगर मैं इनके नाम की बात करता हूँ तो जो NO2 है इसका नाम आ जाता है नोसाइलेट। इसका नाम क्या हो जाता है, नोसाइलेट। इसका नाम हमारे पास हो जाता है ब्रोसाइलेट, और इसका नाम हमारे पास हो जाता है टोसाइलेट। तो इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो मैंने अभी बोला अगर आप इन तीनों के बेसिक नेचर को देखोगे तो आप ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, उसके डोनेशन को देखोगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप क्या लगाएगा अपना, -R इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर Br क्या लगाएगा अपना, -I इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पर CH3 क्या लगाएगा अपना, +H+I लगाएगा। तो हम बोलेंगे ये बेसिक नेचर को बहुत डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर ये बहुत ही वीक बेस होगा। तो हमारे पास ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो ये लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा, फिर ये और फिर ये। बात समझ में आ रही है। तो बस लिविंग ग्रुप का बेसिक एक फंडा याद रखो, जब भी आपको लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी चेक करने को आ जाए आप वहां पर चेक कर लो बेसिक नेचर। जो वीक बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बस इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हाउ टू कन्वर्ट पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ये बात बहुत ज़रूरी है जो कि रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा काम भी आएगी। हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप की लिवेबिलिटी क्या होती है, और एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो बीकर बेस होते हैं वो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग ये सीखते हैं, यदि हमारे पास सिस्टम में कोई पुअर लिविंग ग्रुप है जैसे ROH, अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ मान लो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोफाइल लेके आया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, RNU प्लस OH माइनस बनाओगे, और हम बोलेंगे ये रिएक्शन होती ही नहीं है। रिएक्शन ना होने का कारण होता है OH माइनस का क्या होना, पुअर लिविंग ग्रुप होना। तो अब आप ये सोचोगे कि सर आपने अभी बताया लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो सर ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन आपको बोल रहे हो पुअर लिविंग ग्रुप। तो हम यहाँ पर साइज फैक्टर देखते हैं,
ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, उस छोटे साइज पर नेगेटिव चार्ज आसानी से एकोमोडेट नहीं हो पाता, इसी ही वजह से आप हमेशा याद रखना OH माइनस आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अब सवाल ये आता है इस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए आप एल्कोहल का सबसे पहले स्टेप में क्या करवाते हो, प्रोटोनेशन करवाते हो। आपको अच्छे से पता है एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इस पर अटैक किया तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RO+H2। अब जरा ध्यान से देखो, अरे देख रहे हो यहाँ पर अब आप H2O को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दोगे और आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर H2O आपके पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। सर H2 गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि पहले ये क्या था, चार्ज था, और बाहर निकलने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। हर कोई स्पीशीज अपने आप को चार्ज से न्यूट्रल बनाना चाहेगा, तो इसीलिए ये हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। देखो कितनी मजे वाली बातें हैं। OH माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन H2O गुड लिविंग ग्रुप है। क्या सर कोई और तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर हम ROH की रिएक्शन करवा दें TSCl, ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जहाँ पर हो जाता है ROTS, यहाँ से Cl और यहाँ से H हट जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, ये O माइनस यहाँ पर अटैक करके TSCl बाहर निकाल देगा, तो ये जो ROTS है अब आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, R प्लस और TSO माइनस। बात समझ में आ रही है? तो यही आपको बेसिक बातों पे ध्यान देना है। आप यहाँ पर ये सीख रहे हो कैसे आप पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूँ, आपके पास RNH2 है, तो RNH2 सीधा R+NH2- में नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, तो ये भी पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो हम इसके सामने क्या लेके आते हैं, HNO3+H2SO4, ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्मेशन करते हैं RN2+, और अगले ही स्टेप में ये आ जाता है R++N2, क्योंकि यहाँ पर N2 निकलेगा बाहर, और आपको पता है N2 जो गैस होती है बहुत ही स्टेबल होती है एट रूम टेम्परेचर, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो NH2 कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। N2 का निकलना इज द ड्राइविंग फोर्स। तो आप हमेशा याद रखना, कहीं पर अगर आपको N2+ दिख जाए तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, आपको वहाँ पर एरो भी नहीं चलाना। ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, N2 का लिविंग ग्रुप होता है। ये सारी बातें आपकी एक एक करके धीमे धीमे रिएक्शंस में आने वाली हैं। तो आप यहाँ पर ये सीख रहे हो कैसे आप पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो। ओवरऑल बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास हम लिविंग ग्रुप को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, एक मॉडरेट लिविंग ग्रुप और एक वीक लिविंग ग्रुप, ठीक है। वेरी गुड में आ जाते हैं आपके पास N2 वगैरह इस टाइप के, या फिर आप इन सबको कह सकते हो, ये सब आपके वेरी गुड लिविंग ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मॉडरेट में आप लोग H2 वगैरह की बात कर सकते हो, और पुअर लिविंग ग्रुप या एकदम उस तरह से बात कर सकते हो तो उसमें आप OH माइनस, SH माइनस इन सब की बात कर सकते हो। ओवरऑल बात समझ में आ रही है आपकी? तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग लिविंग ग्रुप। तो आपको पहले से न्यूक्लियोफिलिसिटी पता था, सॉल्वेंट्स के बारे में पता था, लिविंग ग्रुप के बारे में नहीं पता था, तो मैंने इस सेपरेट लेक्चर में बना दिया। हाँ, इतना बढ़िया नहीं बना पाया हूँ लेक्चर, अंदर से वो फील पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक एक सबस्ट्रेट पे पढ़ना। सबसे पहला जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वो होगा एल्काइल हैलाइड, जहां पर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। SN1, SN2, SNI, SNNGP, कम से कम 4-5 लेक्चर होंगे या इवन उससे ज़्यादा हो सकते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम एक एक बात बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हम एल्कोहल को उठाएंगे, फिर हम ईथर को उठाएंगे, और तीनों को कवर करके अपनी SN1, SN2 जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको कवर कर देंगे, और फिर हम आ जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एसिड डेरिवेटिव्स। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।